तो आजकल पाकिस्तान में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि किस कंट्री को चूज़ किया जाए, क्योंकि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में मसले चल रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ इतने महंगे हैं कि उनकी ट्यूशन फ़ी ही अफोर्ड नहीं की जा रही। बट आज की वीडियो में मैं आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाला हूँ, जो कि अगर आप फ्रांस में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो शायद आपके ज़हन में आ रहा हो कि क्या फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन है भी कि नहीं, फ्रांस में पढ़ने के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और फ्रांस में पढ़ने के साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, स्पेशली अगर आपके ज़हन में इस टाइप की बहुत सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपकी इसी टाइप की कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और होपफुली इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान होने वाला है। So without wasting any time, let's start the video. तो बिफोर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए, बल्कि मैं आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कुछ प्रोज एंड कॉन्स दूंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या फ्रांस जैसा मुल्क आपके लिए अप्लाई करने के लिए एट दिस टाइम अच्छा ऑप्शन है भी कि नहीं है। और बिफोर हम इस वीडियो की डिटेल में जाएं, फ्रांस को लेकर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एडमिशन प्रोसेस भी डिस्कस की हैं, टाइमलाइंस भी डिस्कस की हैं, कॉस्ट कितनी आती है, सारी चीज़ें मैंने फ्रांस को लेकर ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपको फ्रॉम द स्टार्ट फ्रांस के हवाले से समझना है चीज़ों को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें स्टडी इन फ्रांस के हवाले से वो प्लेलिस्ट है, और कंप्लीटली आप वो सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके फ्रांस के बारे में एक और डिटेल में जाके प्रोसेस को समझ भी सकते हो। अच्छा, अगर मैं फ्रांस के एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो सबसे पहला एडवांटेज मुझे लगता है वो ये कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हैं वो काफ़ी डाइवर्स ब्रांचेस में अवेलेबल है। जिस तरह अगर आप बात करते हो इंजीनियरिंग की, सोशल साइंसेज की, IT के सब्जेक्ट की, जिस तरह IT में भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स हो गए, मशीन लर्निंग के हो गए, तो डिफरेंट ब्रांचेस में आपको वेरियस डिग्रीज मिल जाएंगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रांस में ऑफर होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फ्रांस को चूज कर रहे हो तो आपके पास कोर्सेज बहुत लिमिटेड रहेंगे, तो आप एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होगा आपके पास सब्जेक्ट्स का, जिसमें से आप अपनी यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो। अगेन अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो फ्रांस की एजुकेशन यूरोप में ओवरऑल बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है। जिस तरह हम जर्मनी को इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा कहते हैं, इसी तरह फ्रांस की यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के परस्पेक्टिव से अच्छा कहा जाता है। और स्पेशली अगर आप MBA मार्केटिंग वगैरह के कोर्सेज देखते हो, शायद आपको ये तो पता हो कि हार्वर्ड जो है वो नंबर 1 बिजनेस यूनिवर्सिटीज में कंसीडर की जाती है, लेकिन जो नंबर 2 है जिसका नाम INSEAD यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस में ही है, और ये दुनिया के 2nd नंबर पे टॉप बिजनेस स्कूल में आता है। इसी तरह अगर हम और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो फ्रांस की अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो टॉप 100 में, टॉप 50 में और टॉपिंग में भी आती हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज हम बात करें तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है। अब अफोर्डेबल प्राइस एक और एडवांटेज है, क्योंकि अक्सर आप फ्रांस को अगर देखें तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 2 क्राइटेरिया में डिवाइड होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और दूसरा ग्रैंडेस इकोल होता है। तो जो यूनिवर्सिटी हैं वो मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनकी फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल होती है, लाइक 2700 यूरो पर ईयर से वो 4000 यूरो पर ईयर तक भी जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रैंड इकोल की बात करें तो ये इसमें मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी फिर 5000 यूरो पर ईयर से लेकर 20000 यूरो पर ईयर तक भी जाती है। तो यकीनन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप ऑप्शन देखें तो जो कि आपके बजट के अंदर आए, वरना अगर आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखते हो जिनकी फ़ी ही 10-15,000 यूरो हो जाती है, देन अगेन ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव ऑप्शन पड़ सकता है। अच्छा, सबसे मेन रीज़न कि बहुत से लोग फ्रांस की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स फ्रांस को प्रेफर कर रहे हैं, वो मेन रीज़न यही है कि अगर आप जर्मनी को देखें तो पहले लोगों की पहली प्रायोरिटी जर्मनी बन चुका था, और जर्मनी अभी भी बहुत से लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ही है। लेकिन जर्मनी में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत मसले आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप पंजाब साइड से हैं। कराची में तो फिर अपॉइंटमेंट आ रही है, जो कराची कॉन्सुलेट है वहाँ भी मुश्किल हो गया है, तादाद बढ़ती जा रही है लोगों की, बट अगेन वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम जर्मन एम्बेसी को देखें जो कि इस्लामाबाद में है, तो उन्होंने लास्ट ईयर जो 2025 का विंटर इनटेक था बहुत कम अपॉइंटमेंट्स दी हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक को दी हैं या नॉर्मल ट्रैक की दी भी हैं तो बहुत कम अपॉइंटमेंट्स दी हैं। तो ये रीज़न है कि स्टूडेंट काफ़ी डिसहार्ट हुए हैं जर्मनी को लेके, और उनका काफ़ी टाइम भी ज़ाया हुआ है। ओब्वियसली अगर आप खाली एक कंट्री में अप्लाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क है आजकल, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान अब ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदे ने अब निकलना है और ज़्यादातर एम्बेसीज में रश काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन फ्रांस अभी तक वो ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स के ऐसा अभी इशू नहीं आने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड अभी लोगों का फ्रांस की तरफ नहीं है। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ आज से 2 साल बाद की, तो हो सकता है कि फ्रांस के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट इशूज आने लग जाएँ, क्योंकि फिर बहुत से लोग अप्लाई करने लग जाएंगे, गिवन जो मैं अभी आपको एडवांटेजेस सारे गिनवा रहा हूँ उसकी वजह से। तो जो अभी जिस तरह मैंने अपॉइंटमेंट की बात की, तो अपॉइंटमेंट विद इन अ मंथ आपको अपॉइंटमेंट फ्रांस की मिल जाती है, गिवन कि आपका एडमिशन आ चुका है। बाद में आप अपना अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हो और एडमिशन
लेटर आने के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। इसी तरह अगर हम वीज़ा की बात करें तो आप फ्रेंच एम्बेसी के ऑफिशियल पेज पे भी देख सकते हैं कि विद इन 15 डेज उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपका वीज़ा है वो आपको विद इन 15 डेज दे दिया जाएगा। लेकिन ये 15 डेज से पहले भी मिल रहा है, जिस तरह हम भी फ्रांस के केसेस से डील करते हैं। और हमारा जो एक स्टूडेंट था, उनके अभी जो वीज़ा लग के आया विद इन 4 डेज वो वीज़ा लग के आया, मतलब इंटरव्यू के 4 दिन बाद उनका फ्रांस का वीज़ा उन्हें रिसीव हो गया था। और इसी तरह अगर वीज़ा रेशो भी देखी जाए तो अभी तक हमने जितने स्टूडेंट के केस को प्रोसेस किया है या देखा है जो वीज़ा वाले स्टेज पे गए हैं, मोस्टली का वीज़ा रिसीव हुआ है। 90 to 95% वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो है। तो अनटिल और अनलेस आप खुद कोई गलती नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन में, कोई इतना ब्लेंडर नहीं करते हो, तब मोस्ट प्रोबेबली आपको वीज़ाज में इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं आने चाहिए। अच्छा, एक और जो एडवांटेज है फ्रांस को लेकर वो ये भी है कि जब आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट मूव करते हो तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, जिसपे आप जितने भी शेंजन कंट्रीज उस जोन में आते हैं, राउंड अबाउट 26-27 शेंजन कंट्रीज हैं, आप विदाउट अप्लाइंग एनी वीज़ा वहाँ पर जा सकते हो। मतलब किसी भी वीज़े की आपको जरूरत नहीं है। आप जर्मनी विजिट करो, ऑस्ट्रिया विजिट करो, स्विट्जरलैंड, जहाँ भी आपने जाना है, आप ट्रेवलिंग के लिए बहुत आइडियल केस सिनेरियो है कि आप विदाउट वीज़ा अप्लाई किए इन सब मुल्कों को कवर कर सकते हो। और अगेन एक और बहुत मेजर एडवांटेज कि अक्सर लोग फिर भी अपनी प्रायोरिटी उन्होंने जर्मनी को रखा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं और हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो फ्रांस में पढ़ रहे होते हैं और ऑलरेडी 6 महीने वहाँ पे वो गुजार चुके होते हैं, मतलब पहला सेमेस्टर अपना कर चुके होते हैं, फिर वो वहाँ से अगेन मूव कर जाते हैं जर्मनी। तो अगर आपका ये प्लान है कि फ्रांस आप आए हो, यूनिवर्सिटी या किसी और चीज़ में आपको मसले आ रहे हैं, लग रहा है कि फर्दर आगे मूव करना है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि एज़ कम्पेयर टू आप पाकिस्तान में अप्लाई करो जर्मनी के लिए, आप फ्रांस आने के बाद भी यहाँ पे जर्मनी मूव कर सकते हो। तो ये भी आपके पास पूरी एक्सेस आपको मिल जाती है ईजी मूव होने की, क्योंकि यूरोप के अंदर विद इन यूरोप मूव करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में कि आप पाकिस्तान में बैठ के फिर यूरोप मूव कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान से हम सबको पता है कि आजकल यूरोप मूव करने या किसी भी और कंट्री जो कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इवन अब अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत से इशूज आने लग गए हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा गेटवे हो सकता है यूरोप में एंटर होने का। तो इस वजह से डेफिनेटली फ्रांस का ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज आपको रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खाली एडवांटेजेस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको इसके कॉन्स भी बताऊंगा कि क्या डिसएडवांटेजेस आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर डिसएडवांटेज जो कि अक्सर आपको फेस करना पड़ता है जब आप यूरोप मूव करते हो, नो मैटर कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी यूरोप का मुल्क हो, आपको लैंग्वेज का बैरियर फेस करना पड़ेगा। जिस तरह बहुत से लोग जर्मनी मूव करते हैं उन्हें जर्मन लैंग्वेज का बैरियर फेस करना पड़ता है, इसी तरह अगर आप फ्रांस में मूव कर फ्रेंच लैंग्वेज का बैरियर लाजमी फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं करके आते हो या बिल्कुल आपको नहीं होती, तो हो सकता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब्स के इशू आए, क्योंकि जिस तरह आप जर्मनी काफ़ी मल्टीनेशनल कंट्री होता जा रहा है, बहुत से लोग खाली इंग्लिश में भी यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंच कंपनीज की बात करें तो अभी वो उस तरह से ओपन नहीं है या उस तरह से मल्टी कल्चर वो नहीं हुई जिस तरह से अब जर्मनी होता जा रहा है। तो विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज आपको फुल टाइम जॉब ढूंढने के काफ़ी डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, फुल टाइम जॉब हो सकता है आपको ना मिले। इसमें बहुत से लोग अब ये भी करते हैं कि फ्रांस से डिग्री करके फिर जर्मनी जैसे कंट्री में मूव कर देते हैं या उन कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको जॉब ऑफर्स आ रही होती हैं, क्योंकि फिर पूरा यूरोप आपके पास ओपन है, आपके पास एक यूरोपियन डिग्री है, तो यूरोप की किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन अगर आप फ्रांस में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होने का देख रहे हो तो फिर आपको फ्रेंच लैंग्वेज पे काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द स्टडीज़ भी और आफ्टर द स्टडीज़ भी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो और आपको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती और आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हो, तो डिपेंड ऑन द सिटी, अगर आप बहुत छोटे सिटीज़ में चले जाते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको स्टूडेंट जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स के इश्यूज रहें, गिवन कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आप फ्रेंच कर लेते हो तो ये इश्यूज काफ़ी हद तक अवॉइड किए जा सकते। लेकिन मेजर सिटीज़ में ये मसले कम हैं, स्पेशली जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो थोड़ी मल्टी कल्चरल सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको ये वाला मसला कंपेरेटिवली कम मिलेगा और वहाँ पे स्टूडेंट इंग्लिश में भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। बहुत बड़ा मसला ये मेल्स के लिए तो नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है, स्पेशली वो फीमेल्स जो थोड़ा स्कार्फ या हिजाब वगैरह करती हैं। तो अक्सर आप फ्रांस में सुनते होंगे कि टूवर्ड्स वुमन या फीमेल मुस्लिम वुमेन्स जो कि स्कार्फ या पर्दे को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती हैं, उनको डिफरेंट किस्म की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। कई दफ़ा गवर्नमेंट बिल्कुल बैन कर देती है, जो कि रिलीजन को काफ़ी प्रैक्टिस करती हैं और स्कार्फ और हिजाब वगैरह करती हैं, उन्हें वहाँ पर रहते हुए इस किस्म के मसले फेस करने पड़ सकते हैं। और एक और थोड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे फ्रांस का लगता है वो पार्ट टाइम जॉब्स की सैलरी का लगता है। स्पेशली अगर मैं जर्मनी से कंपेयर करूँ तो स्टूडेंट को पर आवर यहाँ पे 13 यूरो तक भी मिलता है, बट फ्रांस में ये वाली जो आपकी पर आवर वेज है वो 10 to 11 यूरो तक जाती है। तो ओवरऑल अर्निंग आपके एज कम्पेयर टू जर्मनी थोड़ी कम होती है। ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी मिल रहा होगा यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी का, और क्यों कुछ लोग फ्रांस से बाद में जर्मनी भी मूव कर जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाइज अगर बात की जाए, इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए, तो यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क जर्मनी ही है। अच्छा, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि आप खाली किसी एक कंट्री को टारगेट ना करो। अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस सारे एडमिशन प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके, तो लाजमी
अपने पास एटलीस्ट 2 कंट्री रखो। अगर 3 रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट भी आजकल पाकिस्तान से लाजमी आपको 2 कंट्रीज रखने चाहिए। जर्मनी अभी भी अप्लाई करना वर्थ इट है मेरी नज़र में, क्योंकि जर्मनी की जो एम्बेसी है कि उनका नहीं पता कि अगर उन्होंने पिछले विंटर इनटेक में अपॉइंटमेंट नहीं दी तो हो सकता है समर में वो अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा देने लग जाए। हम क्योंकि जर्मनी का प्रोसेस पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, तो हम एम्बेसी की इरेगुलरिटीज़ बहुत अरसे से देख रहे हैं। एक सेमेस्टर आता है कि अपॉइंटमेंट का बिल्कुल सिलसिला ठीक कर देते हैं, एक सेमेस्टर आता है कि अपॉइंटमेंट का बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। हाँ, तो फिर जर्मनी एटलीस्ट आपको अपने पैनल में लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि बहरहाल जर्मनी के एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को देखा जाए तो जर्मनी के डिसएडवांटेजेस भी अब काफ़ी होने लग गए हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग, जिस तरह मैंने कहा कि सेफ जोन में रहने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग भी यूरोप में हर कंट्री को हैंडल कर रहे हैं, और मोस्टली हमारी एक्सपर्टीज जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड की है। तो अगर आप फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड में से किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, जर्मनी को भी अपनी प्रायोरिटी रखना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज में हम प्रोसेसेस ऑफर करते हैं, और हमारे स्टूडेंट भी अब तो यूरोप में माशाल्लाह काफ़ी जगह पे इधर उधर आपको मिल जाएंगे। स्पेशली सबसे ज़्यादा जर्मनी में होंगे, लेकिन अब फ्रांस और बेल्जियम में भी बहुत से स्टूडेंट जाने लगे हैं। इसी तरह फिनलैंड में भी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको एक फॉर्म फिल आउट करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अगर आप सर्च करते हो www.mrvlogs.com, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाकर गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हो और इसको फिल कर सकते हो। इस फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करेंगे, उसकी बेस पे आपकी प्रोफाइल को एवेल्युएट किया जाता है, और फिर आपको गाइड किया जाता है कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतर है और कहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा भी हैं। और इसी तरह अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरा 1-on-1 करियर काउंसलिंग सेशन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और अगेन उसको आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर पाकिस्तान से निकलने का प्लान कर रहे हैं तो उनके पास जेन्युइन एडवाइस तो हो कि कहाँ पर अप्लाई करें और कहाँ पर नहीं करें। इसी तरह अगर आपने यूरोप की और वीडियोस भी देख और कंट्रीज के हवाले से कंपैरिजंस भी देखने हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। काफ़ी कंपैरिजन मैं करता रहता हूँ, यूरोप को लेके बहुत डिटेल में वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और अप टू डेट वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए